हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि अपन किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैंने आपको राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है राजस्थान के लोक देवता, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि आप सबको ये ज्ञात भी होगा कि जो रिट मेंस है उसके एडमिट कार्ड अब एसएसओ पे अपन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने जो भी मतलब एडमिट कार्ड है उनको डाउनलोड करके आपका जो निश्चित सेंटर है उसको देख लीजिए और अपना जो एग्जाम आपको देने जाना है उसके बारे में आप एक बार ये जो जितनी भी क्लास है मैंने YouTube पर अब तक डाली है आप उनको एक बार देख कर जाएं और फिर आप अपनी जो निश्चित आपका जो टारगेट है आप उसको प्राप्त करें। तो उसी रिट मेंस की परीक्षा को देखते हुए आज अपन ये राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित क्लास रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के जो 5 पीर आते हैं पहले उनके बारे में आपको बताऊंगा, फिर अपन जो भी अन्य महत्वपूर्ण जो लोक देवता आते हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मैं जो आपको बताऊं आप उसको अच्छे से नोट आउट करते चले। तो लोक देवताओं के बारे में पढ़ने से पहले अपन को कुछ बेसिक शब्द है जो स्थानीय भाषा में कभी कभार प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उन शब्दों के बारे में अपन को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर उन शब्दों की अगर अपन बात करें तो जैसे खबी किसे कहते हैं, खबी किसे कहते हैं, तो खबी जो बिना सिर का लोक देवता होता है। जैसे अपन बात करें जैसे जुझार जी है, इनका जो जन्म था इमनो गांव सीकर में हुआ था। तो उन्होंने किंवदंतियों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि मीणाओं के साथ युद्ध करते समय उनका जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया था, फिर भी उन्होंने उन मीणाओं पर विजय प्राप्त की। तो उस प्रकार से अपन अगर खबी की बात करें तो खबी का जो अर्थ है, या अगर आपसे खबी का अर्थ पूछे तो आप बताओगे बिना सिर का, बिना सिर का लोक देवता। खबी का अर्थ होता है बिना सिर का लोक देवता। अगर अपन बात करें बायासा की, बायासा किसे कहते हैं, बायासा, तो बायासा का शाब्दिक अर्थ होता है सामूहिक जोर का स्थान। अब आप बोलोगे सर सामूहिक जोर कैसे होता है, तो सामूहिक जोर जैसे मैंने आपको जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के ऊपर अटैक किया गया। तो जब उन्होंने रणथंभौर के ऊपर अटैक किया था तो उस समय वहां की जितनी भी रानियां थी उनको अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों को देना पड़ा था। तो उसको ही अपन सामूहिक जोर के रूप में जानते हैं। तो बायासा की अगर अपन अर्थ की बात करें तो बायासा का अर्थ होता है सामूहिक जोहर का स्थान, सामूहिक जोहर का, सामूहिक जोहर का स्थान। यानी खबी का अर्थ बिना सिर का लोक देवता, बायासा का अर्थ सामूहिक जोहर का स्थान। और बात करें अपन जातरू किसे कहते हैं, जातरू, जब आप रामदेव जी की यात्रा पर जाते हो, रामदेव जी के तीर्थ यात्रा पर जब आप जाते हो तो ये जातरू शब्द आपको बहुत देखने को मिलता होगा। तो जातरू का अर्थ क्या होता है, जातरू के अगर अपन अर्थ की बात करें तो पैदल तीर्थ यात्री जातरू को कहते हैं, पैदल तीर्थ यात्री, पैदल तीर्थ यात्री। बात करें अपन नेजा किसे कहते हैं, नेजा, नेजा, नेजा किसे कहते हैं, तो जैसे बात करें रामदेव जी का जो झंडा होता है, तिरंगा होता है, 5 रंग का होता है। तो पंचरंगी जो ध्वजा होती है उसको स्थानीय भाषा में या राजस्थान की संस्कृति में
नेजा बोला जाता है। तो नेजा बोलेंगे पंचरंगी ध्वजा को, पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा को क्या बोला जाता है? नेजा। आगे बात करें मीठा मामा किसे कहते हैं? मीठा मामा, मीठा मामा। तो ऐसे लोक देवता, राजस्थान में ऐसे भी लोक देवता है जिनको या तो अपन लापसी बनाकर प्रसाद चढ़ाएंगे या घुघरी बनाकर जिनको प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? मीठा मामा बोला जाता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वह घुघरी का प्रसाद चढ़ाया जाता हो, चढ़ाया जाता हो, उसको क्या बोला जाता है? मीठा मामा। बात करें अपन खारा मामा किसे कहते हैं? खारा मामा। तो राजस्थान में कुछ ऐसे भी लोक देवता है जिनको अपन या तो मांस का प्रसाद चढ़ाते हैं या शराब का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? खारा मामा की कैटेगरी में रखा जाता है। अर्थात आप परिभाषा ये बता सकते हो, अगर आरएस मेंस में भी अगर आपसे पूछा जाए तो सर ये खारा मामा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे सर राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको मांस के साथ साथ शराब का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उनको खारा मामा कहा जाता है। तो मांस के साथ साथ में शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मांस के साथ शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मांस के साथ में जो शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको खारा मामा कहा जाता है। अब अपन जो राजस्थान के लोक देवता है उनके बारे में चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के 5 पीरों को। तो पंचपीर क्या है? राजस्थान में पंचपीर किसे कहते हैं? तो मैं आपको साधारण भाषा में ये बात बताता हूं कि ऐसे लोक देवता जिनको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते हैं उनको ही क्या बोला जाता है? पंचपीर बोला जाता है। अर्थात ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और जिनकी पूजा मुसलमान भी करते हैं तो उनको पंचपीरों की कैटेगरी में रखा जाता है। और राजस्थान में 5 ही ऐसे लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल है। तो अब मैं आपको राजस्थान के जो पंचपीर है उनके बारे में बताने वाला हूं। तो पहले आप इनको डिनोट कर सकते हो। खवी विनाशिर का लोक देवता, बायासा सामूहिक जोर का स्थान, जातरू पैदल तीर्थ यात्री को कहते हैं, नेजा पांचरंगी ध्वजा होती है। और मीठा मामा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और खारा मामा ऐसे लोक देवता जिनको मांस के साथ साथ में शराब का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको खारा मामा की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको जो राजस्थान के 5 पीर है उनके बारे में बताने वाला हूं और आप मेरे को एक प्रश्न का आंसर जरूर बताना कि राजस्थान में जो बरसात का लोक देवता है वो किसको बोला जाता है। तो आप इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए आप कितना सही बता पाते हो। तो राजस्थान के 5 पीर, राजस्थान के पंचपीर। तो राजस्थान के पंचपीरों की अगर अपन बात करें तो पहले नंबर पे गोगा चौहान आता है, गोगा चौहान। दूसरे नंबर पे रामदेव जी आते हैं, रामदेव जी। तीसरे नंबर पे पाबू राठौड़ आता है जो रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। और राजस्थान में अगर कोई ऊंट बीमार हो जाता है तब इन्हीं पाबू राठौड़ की पूजा की जाती है। तो तीसरे नंबर पे पाबू राठौड़। और अगर अपन चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे आता है हड़बू सांखला, हड़बू सांखला।
जो रामदेव जी के मौसेरे भाई भी माने जाते हैं। और अगर अपन 5वें नंबर पे बात करें तो 5वें नंबर पे आते हैं मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी। तो राजस्थान के अंदर केवल ये 5 ही ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। तो आप याद रखोगे गोगा चौहान, रामदेव जी, पाबू राठौड़, उसके अलावा हड़बू सांखला, और 5वें नंबर पे आते हैं मांगलिया मेहाजी। तो कभी तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 5 पीरों में कौन सा लोक देवता शामिल नहीं है, तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। अब मैं एक एक के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इनके द्वारा क्या किया गया और इनके द्वारा किस प्रकार धर्म की रक्षा की गई थी। तो आप इनको भी डिनोट कर सकते हो। अब अपन एक एक लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाबू राठौड़ के बारे में, जो कोलूमंड जोधपुर के रहने वाले थे। तो अगले जो लोक देवता के रूप में पढ़ेंगे अपन राजस्थान के पंचपीरों में, उनका नाम आता है पाबू राठौड़। पाबू राठौड़। पाबू राठौड़। तो मारवाड़ के एक शासक आते हैं जिनका नाम था राव दुहड़, क्योंकि पाबू राठौड़ का संबंध मारवाड़ वाले क्षेत्र से रहा था। और मारवाड़ वाले क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान का जोधपुर, उसके अलावा बीकानेर का कुछ पार्ट ये मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो मारवाड़, और मारवाड़ के एक शासक आते हैं जिनका नाम था राव दुहड़। राव दुहड़। और ये कौन से राव दुहड़ थे? जिनके द्वारा नगाना बाड़मेर में कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो मारवाड़ के शासक राव दुहड़, और राव दुहड़ के भाई का नाम क्या था? राव धांधल। इनके भाई का नाम क्या था? राव धांधल। राव धांधल। यानी मारवाड़ के एक शासक हुए राव दुहड़, जिनके द्वारा नगाना बाड़मेर में कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इन्हीं के भाई माने जाते हैं राव धांधल। और ये जो राव धांधल थे यही पाबू राठौड़ के क्या थे? पिताजी थे। यानी आप पाबू राठौड़ को राव धांधल का पुत्र कह सकते हो। यानी पाबू राठौड़ के अगर पिता के बारे में आपसे पूछे कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो आपका सीधा सा आंसर क्या बनेगा? सर, इनके पिताजी का नाम राव धांधल था। अब अपन पाबू राठौड़ के अगर जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म में आप बताओगे जन्म। इनका जन्म हुआ था 1239 में, 1239 ईस्वी में। और स्थान पड़ता है कोलूमंड। कोलूमंड। और कोलूमंड कहां पे पड़ता है? जोधपुर जिले में। यानी मारवाड़ के जो पाबू राठौड़ थे, इनका जन्म 1239 को कोलूमंड स्थान पे हुआ। और कोलूमंड कहां पे पड़ता है? जोधपुर में। बात करें इनकी माता के नाम की, तो इनकी माता का नाम क्या था? माता। और माता के अगर नाम की बात करें तो माता का नाम मिलता है अपन को कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे था। और इस पाबू राठौड़ के एक बेनोई भी थे। और बेनोई का विशेष रूप से आप नाम याद रखोगे, क्योंकि इनके बेनोई से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आती है। तो अगर अपन इनके बेनोई की बात करें तो इनके बेनोई का नाम मिलता है अपन को जिंद्राव खिंची। जिंद्राव खिंची। खिंची। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, मारवाड़ के कौन थे पाबू राठौड़? तो मारवाड़ के एक शासक आते हैं राव दुहड़। राव दुहड़ के भाई का नाम राव धांधल, और ये धांधल ही पाबू राठौड़ का क्या लगता था? पिता। और पाबू राठौड़ के अगर जन्म की बात करें तो 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में जैसे इनका जन्म होता है। और इनकी माता का नाम था कमला दे, और इनके बहनोई का नाम था जिंद्राव खिंची, जो कहाँ का शासक था? जायल का शासक था। और जायल के स्थान की बात करें तो वर्तमान नाम जायल नागौर जिले में पड़ता है। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो ये तो रही
इनके जन्म से और इनके माता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। और ये पाबू राठौड़ कहाँ से संबंधित थे, तो आप बताओगे कोलूमंड से। और कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है, तो कोलूमंड पड़ता है जोधपुर जिले में। तो अब एक विशेष घटना आती है। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि कोलूमंड के कौन थे, पाबू राठौड़। पाबू राठौड़ यानी कोलूमंड के कौन, पाबू राठौड़। और जायल की बात करें अपन, जायल की, ये एक जायल छोटा सा कस्बा है जो नागौर जिले में पड़ता है। यानी जायल आप एक गांव समझ सकते हो। तो जायल एक गांव है जो कहां पे पड़ता है, नागौर जिले में। नागौर जिले में। और यहाँ जायल नागौर के जो शासक थे उनका नाम था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। अब मैं आपको कहानी के माध्यम से ये बातें समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा इतिहास के साथ में छेड़खानी करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो जैसा मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊं, आप उसको समझने का प्रयास करना। तो होता क्या है, कोलूमंड के रहने वाले पाबू राठौड़ और नागौर के रहने वाले इनके बेनोई कौन, जिंदराव खिंची। अब अपन अगर पाबू राठौड़ के गांव की बात करें कोलूमंड की, तो इस कोलूमंड में एक महिला रहती थी जो चारण जाति की महिला थी और उसका नाम था देवल चारणी। यहाँ पे एक चारण जाति की महिला रहती थी, चारण जाति की महिला, चारण जाति की महिला रहती थी और महिला का नाम था देवल चारणी। यानी चारण जाति की एक महिला रहती थी और महिला का नाम था देवल चारणी। और इस देवल चारणी के पास में एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम क्या था, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी। अर्थात मारवाड़ के पाबू राठौड़ और इनके गांव में एक महिला रहती थी, चारण जाति की एक महिला थी और महिला का नाम था देवल चारणी। और उसके पास में एक सुंदर घोड़ी थी और उस घोड़ी का नाम था घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो होता क्या है, एक बार ये जो जिंदराव खिंची है ये अपने साले साहब के पास में घूमने के लिए आता है और सारे गांव में डोलने के पश्चात इसको ये देवल चारणी की जो घोड़ी है केसर कालमी ये दिख जाती है और इस घोड़ी को ये देखते ही पसंद कर लेता है। और ये जिंदराव खिंची क्या कहता है कि ये केसर कालमी जो घोड़ी है ये मेरे को चाहिए। तो ये प्रस्ताव इसने देवल चारणी के सामने रखा। अर्थात इस जिंदराव खिंची के द्वारा देवल चारणी से यह कहा गया कि तू धन संपदा चाहे कुछ भी ले ले, लेकिन ये जो तेरी घोड़ी है केसर कालमी ये मेरे को दे दे। लेकिन देवल चारणी के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया कि आप कुछ भी कहो, मैं अपनी घोड़ी आपको नहीं दे सकती। तो ये घटना हो जाती है और ये जो जिंदराव खिंची है, ये जिंदराव खिंची अपने साले साहब से कहता है कि भाई तू कैसे भी सेटलमेंट कर, लेकिन ये घोड़ी अपन को चाहिए। लेकिन जब इस महिला के द्वारा ये साफ इनकार कर दिया गया तो न तो साला कुछ कर सका और न ही बहनोई की पार पड़ी। तो ये नाराज होकर, ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिंदराव खिंची नाराज होकर कहां पे आ जाता है, जायल नागौर में आ जाता है। तो आप इस घटना को याद रखना। ये जो जिंदराव खिंची था ये देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को पसंद कर लेता है, लेकिन देवल चारणी के द्वारा देने से इनकार कर दिया जाता है और ये नाराज होकर कहां पे आ गया, नाराज होकर कहां पे आ गया, वापस जायल नागौर में आ जाता है। तो ये तो घटना रही इस समय की। अब आगे क्या होता है, इस पाबू राठौड़ का रिश्ता तय हो जाता है और कैसे इसका रिश्ता तय होता है और किस प्रकार ये दोनों साले बहनोई एक दूसरे के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो वो घटना के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इसको भी डिनोट या फिर नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की जो भी घटना रही उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 घटनाएं एक साथ चलेंगी तो आप इनको अच्छे से समझना।
तो कोलूमंड जोधपुर के कौन बता रहा हूं मैं आपको, पाबू राठौड़। बात करें जायल नागौर के जिंदराव खिंची की, तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताता हूं। कोलूमंड की बात करें, कोलूमंड, तो कोलूमंड के जो शासक थे उनका नाम था पाबू राठौड़, पाबू राठौड़। और पाबू राठौड़ के गांव में एक महिला रहती थी जो मैं आपको बता ही चुका हूं, नाम देवल चारणी, देवल चारणी। और इस देवल चारणी के पास में एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी, केसर कालमी, केसर कालमी। इधर मैं आपको जायल नागौर का शासक बता चुका था पहले। जायल नागौर का जो शासक था, उस नागौर के शासक का नाम था जिंदराव खिंची। क्या नाम बताया था मैंने आपको, जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची। जायल नागौर का शासक कौन, जिंदराव खिंची। कोलूमंड के पाबू राठौड़ और इनके गांव में एक महिला रहती थी देवल चारणी, और इस देवल चारणी के पास में एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। अगर अपन समकालीन अमरकोट के शासक की बात करें, अमरकोट, तो अमरकोट के शासक का नाम था, अमरकोट कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में, जहां पे हिंगलाज माता का मंदिर भी माना जाता है। पाकिस्तान, जो लोसवेला सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो अमरकोट के जो शासक थे उनका नाम था सूरजमल सोडा। अमरकोट के जो शासक थे उनका नाम था सूरजमल सोडा, सोडा। और अगर बात करें इस सूरजमल सोडा की, एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था सुप्यारदे, सुप्यारदे, जिसको अपन फूलम दे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूलम दे। तो अब मैं आपको एक एक घटना जोड़ के बताता हूं किस प्रकार से कैसे क्या होता है। तो अमरकोट पाकिस्तान के शासक सूरजमल सोडा और इनकी एक रूपवती पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यारदे। इधर कोलूमंड जोधपुर के पाबू राठौड़ और जायल नागौर के जिंदराव खिंची। तो होता क्या है, इस मारवाड़ के या कोलूमंड के ये जो शासक थे पाबू राठौड़, इनका अमरकोट यानी पाकिस्तान के जो शासक थे सूरजमल सोडा, उनकी पुत्री सुप्यारदे के साथ में इनका रिश्ता तय हो जाता है। किसका, बाबू राठौड़ का। अर्थात इन दोनों का संबंध तय हो गया, अर्थात सगाई वगाई की जो बात थी वो पक्की हो गई। यानी बाबू राठौड़ को विवाह किसके साथ में करना था, फूलन दे या सुप्यारदे के साथ में। तो इन दोनों की सगाई हो जाती है और सगाई होने के पश्चात ज्यादा समय न निकालते हुए इनके कहने का मतलब विवाह का मामला सेट हो जाता है। तो होता क्या है, इनके विवाह की डेट फिक्स हो जाती है और बाबू राठौड़ के द्वारा अपना जो बहनोई था, जो जिंदराव खिंची था, इस जिंदराव खिंची के पास में एक नोता भिजवाया जाता है अच्छा सा फ्रेम करके, बहनोई साहब मेरी शादी है तो आप आना जरूर। तो इस बहनोई के द्वारा क्या बोला गया बहनोई के द्वारा क्या बोला गया कि जब तक मैं घोड़ी केसर कालमी को नहीं ले लेता मैं आपके विवाह में भी नहीं आऊंगा। अर्थात मेरे को वही घोड़ी चाहिए, कौन सी, केसर कालमी, जो देवल चारणी की घोड़ी है। तो बाबू राठौड़ ने बोला कि यार वो तो घोड़ी देगी नहीं। तो इस प्रकार से ये जिंदराव खिंची बाबू राठौड़ के विवाह में नहीं आता है, लेकिन पीछे से क्या कांड करता है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो बाबू राठौड़ के द्वारा इसके पास में नोता भिजवाया गया, लेकिन इसने आने से मना कर दिया कि मेरे को तो वही घोड़ी चाहिए। तो बाबू राठौड़ क्या करते हैं, बाबू राठौड़ इनका रिश्ता हो जाता है और रिश्ता होने के बाद में ये अपनी बारात को, जिसमें ये जैसे अपन देखते हैं ना राजस्थान में वो जो दूल्हा होता है उसको विशेष रूप से घोड़ी के ऊपर, घोड़ी के ऊपर बिठाकर उसकी क्या है, जिसको बोलते हैं बिंदोरी, बिंदोरी जो झालावाड़ की प्रसिद्ध है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि बिंदोरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तब आपका सीधा सा आंसर क्या बनेगा, झालावाड़ की बिंदोरी काफी प्रसिद्ध है। तो ऐसे करके बिंदोरी निकाली जाती है। तो बाबू राठौड़ की किस पे निकाली गई, केसर कालमी पे। और केसर कालमी को लेकर ये बाबू राठौड़
विवाह करने के लिए रवाना हो गए। कहाँ पे? अमरकोट। और अमरकोट कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कब बाबू राठौर फेरे खाने के लिए अपनी बारात को रवाना कर कर स्वयं इस घोड़ी केसर कालमी पर रवाना होकर कहां पे आ गए? सुप्यारदे के पास में आ जाते हैं। और ये सुप्यारदे के साथ में तोरण का काम कंप्लीट करके इनके विवाह का टाइम हो जाता है। अर्थात ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि सुप्यारदे और बाबू राठौड़ फेरों पर बैठ जाते हैं। लेकिन पीछे से जिंदराव खिंची क्या करता है? इस देवल चारणी के पास में इस घोड़ी के अलावा भी कुछ गायें थी। क्या थी? गायें थी। तो ये जिंदराव खिंची नागौर से आता है और देवल चारणी की गायों को चुरा लेता है। और देवल चारणी की गायों को चुरा कर ये वापस कहां पे ले जाता है? नागौर में ले जाता है। तो जिंदराव खिंची के द्वारा आप क्या याद रखोगे? जिंदराव खिंची के द्वारा जो देवल चारणी है इसकी गायें चुरा ली जाती है। और देवल चारणी को कोलूमंडी के बाबू राठौड़ ने ये वचन दिया था कि जब तक मैं हूं तब तक आपके ऊपर कोई विपदा नहीं आ सकती। तो जब इसकी गायें चुरा ली गई जिंदराव खिंची के द्वारा, तो ये देवल चारणी यहां से रवाना होती है और कहां पे आ जाती है? अमरकोट आ जाती है। और अमरकोट कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। और उस समय जो बाबू राठौड़ थे ये फेरे खा रहे थे। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि बाबू राठौड़ के द्वारा 3.5 फेरे खाए गए थे। अर्थात 3.5 फेरे जब वो मतलब 3 फेरे पूरे करके जब चौथा फेरा चल रहा था तो उन फेरों में देवल चारणी आ जाती और देवल चारणी ये कहती है कि आपने मेरे को मेरी सुरक्षा का वचन दिया था, जबकि आपका जो बेनोई है वो मेरी गाय चुरा कर ले गया। तो इस बाबू राठौड़ के द्वारा 3.5 फेरों में से ही उठकर कहां पे आ जाते हैं? ये एक स्थान पड़ता है जोधपुर में देंचू। एक स्थान पड़ता है जोधपुर में देंचू। तो यहां से बाबू राठौड़ फेरों में से उठकर कहां पे आ गए? देंचू जोधपुर में। इधर से जिंदराव खिंची आ गया और दोनों के मध्य में देंचू में क्या हुआ? भयंकर युद्ध हुआ और दोनों साले बहनोई एक दूसरे को मारकर वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इस बाबू राठौड़ की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो आप इस घटनाक्रम को याद रखना। उसके अलावा आपने राजस्थान में बहुत से समाजों में ये देखा भी होगा कि 3.5 फेरे खाने का रिवाज है। तो वो रिवाज कुछ भी नहीं है, इससे ही जुड़ी कोई घटना है। क्योंकि किसी भी वंश का या किसी भी समाज की अगर अपन बात करें तो उसका कहीं ना कहीं संबंध इन्हीं लोक देवताओं से या इन्हीं वंशों से रहा है। तो ऐसी प्रथाएं हमारे राजस्थान में प्रचलित है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि इनका जो विवाह था किसके साथ में हुआ था? सुप्यारदे या फुलमदे के साथ में। 3.5 फेरे किसने खाए थे? तो वो बाबू राठौड़ ने ही खाए थे। कारण क्या था? जायल नागौर का जिंदराव खिंची, दोनों के मध्य में युद्ध कहां पे हुआ? तो देंचू जोधपुर में युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम रहता है। बात करें बाबू राठौड़ के सहयोगियों की तो चांदा, डोमा और हरमल इनके ये सहयोगी माने जाते हैं। और मारवाड़ में ऊंट तथा सांडों को लाने का श्रेय भी इन्हीं बाबू राठौड़ को दिया जाता है। तो शेष बची हुई बातों की चर्चा करेंगे अपन, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करें। और आपका जो एग्जाम भी है वो कल परसों के समथिंग आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।